24 जनवरी को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, जो कि शिक्षा के महत्व को दर्शाता है। और भारत में इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन आप लोग के ऑप्शन वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दिया था, इसलिए आप लोग का करेक्ट आंसर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग ये भी याद रखिएगा कि इसी दिन यानी 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन सा देश चौथे स्थान पर है? तो मानव विकास सूचकांक 2025 में टॉप 5 देश शीर्ष पे हैं, तो देख लेते हैं इसमें से। फर्स्ट पे है आइसलैंड, सेकंड पे है नॉर्वे, और थर्ड पे है स्विट्जरलैंड, और फोर्थ पे है डेनमार्क। तो आप लोग का यहाँ पे डेनमार्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रुद्रदामन किस वंश का शासक था जिसने मथुरा और गुजरात पर शासन किया था? तो रुद्रदामन पश्चिम क्षत्रप वंश का शासक था जिसने मथुरा और गुजरात, जो कि विशेष रूप से सौराष्ट्र कठियावाड़ा पर अपना शासन किया था। तो ये पूछा गया था कौन सा वंश से संबंधित था? तो इसका शक वंश आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। शक वंश है इसका आंसर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फरवरी 2025 में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? फरवरी 2025 में इंडियन बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है, जिससे ग्राहक बैलेंस चेक, वहाँ पे बैलेंस चेक कर सकते हैं, खाता खोलना, कार्ड ब्लॉक करना आदि सुविधाएं व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका यहाँ पे पूछा गया था कौन सा बैंक शुरू किया है, तो इंडियन बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, इसलिए आप लोग यहाँ पे इंडियन बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रिटिश राज्य में सबसे पहले नगर पालिका का शुरुआत कब हुआ था? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए बोलते हैं आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिए, वहाँ से आप लोग का काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो चुका है, तो चलिए देख लेते हैं नगर पालिका का कब शुरुआत हो रहा। तो ब्रिटिश शासन में सबसे पहले नगर पालिका यानी नगर निगम की शुरुआत मद्रास, जो कि अब चेन्नई में हुई थी। मद्रास नगर निगम की स्थापना 1687 से 1688 में की गई थी, जो कि भारत ही नहीं बल्कि यहाँ पे ब्रिटेन के बाहर भी किसी राष्ट्रमंडल देश का सबसे पहला नगर था। तो आप लोग का यहाँ पे वर्ष पूछा गया था, तो 1687 से 1688 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संगम साहित्य के 8 संकलन किस पुस्तक में है? संगम साहित्य के 8 संकलन एटूटो गई में यहाँ पे संकलित है। तो आप लोग का ये बुक का नाम है एटूटो गई। तो आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर एटूटो गई हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के 57वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर 11 से 12 मार्च 2025 में वहाँ पे गए थे? तो मॉरिशस गए थे। तो आप लोग का यहाँ पे मॉरिशस करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है? तो छोटा नागपुर को पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ दामोदर नदी है। दामोदर नदी का स्रोत झारखंड से छोटा नागपुर पठार, जो कि खमरत पहाड़ी में है, और यह पश्चिम बंगाल में बहती है। तो आप लोग कहाँ पे दामोदर नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1857 के विद्रोह को कहाँ सितंबर में समाप्त कर दिया गया था? 1857 के विद्रोह को सितंबर में दिल्ली में समाप्त कर दिया गया था। अंग्रेजों ने 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया था, जिससे विद्रोह का प्रमुख केंद्र समाप्त हो गया था। तो आप लोग का दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग के ऑप्शन में भी दिया गया था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फरवरी 2025 में हिमस्खलन भारत के किस राज्य में हुआ था जहां 8 लोग मारे गए थे? तो उत्तराखंड राज्य के चमोली जिला में हुआ था, जहां पे 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो आप लोग का यहाँ पे चमोली जिला उत्तराखंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा शासक मौर्य वंश का नहीं था? यहाँ पे देख लेते हैं मौर्य वंश के कौन कौन से शासक हैं। उसके अलावा आप लोग के ऑप्शन में जो दिया गया उसके अनुसार आंसर इसका हो जाएगा। मौर्य वंश के शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार, अशोक, दशरथ, संप्रीति, शालिशुक, देववर्मन, शतधनवन और बृहदत्त इसमें शामिल थे। तो इसमें से जो भी दिया गया होगा इसमें से एक उसमें ऑप्शन में आप लोग का नहीं होगा, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन शासकों के अलावा जो कि पुष्यमित्र शुंग थे, जो कि मौर्य वंश के शासक नहीं थे, वह शुंग वंश का स्थापना किए थे, जो कि शुंग वंश के शासन थे। तो आप लोग के साथ ऑप्शन में शुंग वंश जो पुष्यमित्र ने दिया गया था, तो आप लोग का पुष्यमित्र शुंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ बात कर ले जो चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम शासक कौन सा था, तो बृहदत्त थे। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। तो आप लोग का यहाँ पे मेरठ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चावल और गेहूं किस क्षेत्र में ज़्यादा होता है? गंगा, सिंधु पूर्वी तट या पश्चिम तट? तो देख लेते हैं, जो चावल है, चावल और गेहूं दोनों ही गंगा सिंधु के मैदान यानी पूर्वी तट और पश्चिमी तट की तुलना में सबसे ज़्यादा होता है।
तो इसके अनुसार आप लोग को ऑप्शन में जो दिया गया उसके अनुसार सही हो जाएगा। इसका तो मुझे एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिल पाया है, आप लोग यहाँ पे मैच कर लीजिएगा वहाँ पे क्या ऑप्शन में था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, महलवाड़ी व्यवस्था में टैक्स यानी भूमि राजस्व किससे लिया जाता था? तो गांव या महल के सभी किसानों से सामूहिक रूप से लिया जाता था। तो आप लोग यहाँ पे किसान दिया गया था ऑप्शन में, तो आप लोग का यहाँ पे किसान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया की होती थी, जो पूरे गांव के किसानों से कर इकट्ठा कर सरकार को देता था। यानी कि कर किसी एक किसान से नहीं बल्कि पूरे गांव के सामूहिक रूप से वसूला जाता था, जो गांव के पूरे किसान लोग से यहाँ पे कर को वसूल लिया जाता था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 73वें संविधान संशोधन के तहत गठित त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में निचले स्तर पर सबसे अच्छा कार्य कौन करता है? तो ग्राम पंचायत सबसे अच्छा कार्य करता है, तो आप लोग यहाँ पे ग्राम पंचायत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह गांव स्तर पर स्थानीय विकास योजनाओं की क्रियात्मक और ग्रामीण जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करती है। ग्राम पंचायत को ग्रामीण क्षेत्र में लोकतंत्र की बुनियाद इकाई माना गया है। इसको देख लेते हैं 73वां संविधान संशोधन के बारे में। जो 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इस संशोधन के तहत ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत यानी क्षेत्र पंचायत होता है, और जिला पंचायत जो कि त्रिस्तरीय प्रणाली में बांटा गया था, और इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जिसे स्थानीय स्वशासन और सत्ता का विकेंद्रीकरण सुनिश्चित हुआ है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, थार रेगिस्तान भारत के किस राज्य में फैला हुआ है? ये थार रेगिस्तान जो है भारत के राजस्थान राज्य में मुख्य रूप से फैला हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसका विस्तार गुजरात, पंजाब, हरियाणा राज्यों में भी है, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा इसका राजस्थान में स्थित है, इसलिए आप लोग यहाँ पे राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पंकज आडवाणी ने 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में फाइनल में किसे हराया था? तो ईरान के आमिर सरकोश को हराया था, तो आप लोग यहाँ पे आमिर सरकोश करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, थार मरुस्थल में पानी कौन से नहर से आता है? तो थार मरुस्थल में पानी मुख्य रूप से इंदिरा गांधी नहर से आता है, तो आप लोग यहाँ पे इंदिरा गांधी का नहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह नहर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल आपूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था, 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA में कितने धर्म थे? यहाँ पे 6 धर्म थे, तो आप लोग का 6 धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 6 धर्म कौन कौन से थे। तो पहला में था यहाँ पे हिंदू, दूसरा में था सिख, तीसरा में बौद्ध, चौथा में था जैन, पाँचवा में था पारसी और छठा में था ईसाई। तो ये 6 का 6 धर्म आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में था, तो आप लोग यहाँ पे दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये राज्य में पूछता तो राज्य में बिहार का है, लेकिन आप लोग को ऑप्शन में दिल्ली दिया गया था, तो आप लोग का दिल्ली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका घनत्व 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रिवी पर्स का क्या मतलब होता है? तो प्रिवी पर्स का मतलब होता है वह विशेष वार्षिक भत्ता या धनराशि जो कि संवैधानिक या लोकतांत्रिक राजतंत्र में पूर्ण राजाओं, रजवाड़ों या राज परिवार को उनके पूर्ववर्ती अधिकारी और संपत्ति को संरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इसका ऑप्शन तो मुझे एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, लेकिन इसमें से जो आप लोग को ऑप्शन में मैच करता होगा उसके अनुसार आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ पे बता दिया है कि प्रिवी पर्स से आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन आया था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फ्रीऑन का प्रयोग मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है? तो फ्रीऑन का प्रयोग मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, फ्रिज आदि शीतलक के रूप में भी इसको किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग एरोसोल, प्रणोदक और फोम बनाने के लिए भी किया जाता है। 3 ऑप्शन यहाँ पे बता दें, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, फ्रिज, इन तीनों में से जो भी एक दिया होगा उसके अनुसार इसमें से वो सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अल्ट प्लस स्पेस बार की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो अल्ट प्लस स्पेस बार कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किसी भी सक्रिय विंडो के सिस्टम मेनू को खोलने के लिए किया जाता है। इस मेनू में रीस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज जैसे विकल्प होते हैं, जिसे आप बिना माउस के विंडो को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो आप लोग का यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था सक्रिय विंडो के सिस्टम मेनू को खोलने के लिए, तो आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा सक्रिय विंडो के मेनू को खोलने के लिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था,
स्टोव के नीले रंग होने का कारण क्या है? तो स्टोव के नीले लौ का यानी नीले लौ का कारण ईंधन जैसे एलपीजी का पूर्ण दहन है। तो आप लोग को ऑप्शन में पूर्ण दहन दिया गया था, इसलिए आप लोग का यहाँ पे पूर्ण दहन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब गैस में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होती है तो जलने की प्रक्रिया पूरी तरह होती है और लौह नीली दिखाई देती है। यह नीला रंग इस बात का संकेत है कि ईंधन सही तरीके से जल रहा है और कार्बन की मात्रा कम है। तो आप लोग का यहाँ पे पूर्ण दहन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्वामित्व योजना में मुख्य रूप से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो स्वामित्व योजना में मुख्य रूप से ड्रोन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ड्रोन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्तियों का सटीक सर्वेक्षण और डिजिटल मानचित्रण किया जाता है, जिससे प्रत्येक घर और भूमि का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। तो आप लोग के ऑप्शन में ड्रोन तकनीक दिया गया था, इसलिए आप लोग यहाँ पे ड्रोन तकनीक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था, स्वामित्व योजना में मुख्य रूप से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ड्रोन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड के जोगेश्वरी मंदिर का डिजाइन किस शैली में है? तो केदारनाथ शैली में है। तो आप लोग का केदारनाथ शैली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 में दीप्ति वर्मा यानी आईसीसी महिला ओडीआई ऑलराउंडर रैंकिंग में किस रैंक पर हैं? तो चौथे स्थान पर है। तो आप लोग यहाँ पे चौथा स्थान यानी 4th रैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस टैब का मुख्य उपयोग वेब ब्राउजर या किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर में किया जाता है जिसमें एक साथ कई टैब खुले होते हैं। इससे आप दाईं ओर वाले अगले टैब पर जल्दी से स्विच कर सकते हैं, यानी कि एक टैब से दूसरे टैब पर जाने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग का एक टैब से दूसरे टैब पर जाने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक टैब से दूसरे टैब पर जाने के लिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पावर पॉइंट को पीडीएफ में यूज क्यों करते हैं? तो पावर पॉइंट को पीडीएफ में इसलिए हम लोग उपयोग करते हैं क्योंकि पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल को साझा करना, प्रिंट करना और किसी भी डिवाइस पर बिना फॉर्मेट बिगड़े दिखाना आसान होता है। पीडीएफ फाइल में स्लाइड्स के डिजाइन, फॉन्ट्स और लेआउट सुरक्षित रहते हैं, जिससे प्रेजेंटेशन की क्वालिटी बनी रहती है। इसके अलावा पीडीएफ में फाइल को एडिट करना मुश्किल होता है, जिससे आपकी सामग्री सुरक्षित होता है। तो बताइएगा यहाँ पे ऑप्शन आखिर एग्जैक्ट क्या था? हमें तो ऑप्शन नहीं मिल पाया, लेकिन यहाँ पे पूछा गया था कि जो पावर पॉइंट में पीडीएफ का यूज क्यों करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बता दिए हैं। 24 जनवरी को भारत में हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग का राष्ट्रीय बालिका दिवस करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। 24 जनवरी का चयन इसलिए किया गया था क्योंकि इसी दिन 1966 में इंदिरा गांधी ने पहली बार भारत की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जो नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पे इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिन 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था और यह पहली बार 2019 में मनाया गया था। ये जो पूछा गया था 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये आज का पहला शिफ्ट में पूछा गया था। आप लोग मेरा वीडियो देखते होंगे तो आप लोग यहाँ पे पता चल गया होगा। और इसी दिन उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है, जब 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है आगे के शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा है कि इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, जो डिवाइस कंप्यूटर को डेटा का कमांड देता है वे इनपुट डिवाइस होते हैं, और जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी उपयोगकर्ता को दिखाया या सुनाते हैं वे आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का उदाहरण है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, ग्राफिक टैबलेट, बायोमेट्रिक्स स्कैनर, गेम पैड। यहाँ पे आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, एलईडी, बेल प्रिंटर, स्मार्ट बोर्ड, वीआरओ हेडसेट। और लेकिन आप लोग को जो ऑप्शन में दिया गया था और टच स्क्रीन दिया गया था, ये जो कि आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस का काम करता था। आप लोग यहाँ पे टच स्क्रीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फरवरी 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान में 5 चीते लाए गए थे? तो यहाँ पे फरवरी 2025 में मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले स्थित कुनू नेशनल पार्क में 5 चीते को जंगल में छोड़ा गया था। इसमें नामीबिया से लाई गई मादा चीता ज्वाला और
उसके 4 शावक शामिल थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुनो नेशनल पार्क, क्योंकि कुनो नेशनल पार्क में ही यहाँ पे 5 चीते को लाए गए थे। आप लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बहुराज्य सहकारी समिति यानी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित कानून किसके द्वारा बनाया जाता है? तो बहुराज्य सरकारी समिति अधिनियम 2002 यानी मल्टी स्टेट कॉरपोरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 में आया था, जिसे संसद द्वारा बनाया गया है। तो आप लोग का संसद करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद को संविधान के अनुसार बहुराज्य सहकारी समिति के लिए कानून बनाने का अधिकार है, जबकि राज्य सहकारी समिति के लिए संबंधित राज्य विधानसभाएं कानून बनाती है। हो सकता है आगे सूट में पूछ लिया जाए कि राज्य सहकारी समिति कौन बनाता है, तो ये विधानसभा बनाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन आप लोग से यहाँ से पूछा गया था बहुराज्य सहकारी समिति कौन बनाता है, तो ये संसद बनाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सहकारी समिति किस सूची का विषय है? सहकारी समिति राज्य सूची का विषय है। आप लोग यहाँ पे स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार सहकारी समिति का गठन विनिमय और समापन राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 243 के जेड आई में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यूनेस्को का 2024 गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये फ्रांस के पेरिस में किया गया था, इसलिए आप लोग यहाँ पे पेरिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह 17 से 19 सितंबर 2024 तक चला। सम्मेलन का विषय था कार्रवाई के लिए क्षमता निर्माण। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका यहाँ पे स्टाफ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। जो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का जो 46वां सत्र हुआ था 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच कहाँ किया गया था आयोजन? तो नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हो सकता है आगे के में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो 2024 में यूनेस्को का आयोजन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जनवरी 2025 में किसकी जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है? तो स्वामी विवेकानंद के जयंती पर मनाया गया है। तो आप लोग का स्वामी विवेकानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 12 जनवरी को मनाया गया था। स्वामी विवेकानंद की 2025 में 162वीं जयंती मनाई गई थी। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मुगलों की निजी यानी व्यक्तिगत इमारत को क्या कहा जाता है? तो दीवान ए खास कहा जाता है। तो आप लोग का दीवान ए खास करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अरावली और बिंद के बीच पठार कौन सा है? तो ये मालवा का पठार है। तो आप लोग का मालवा का पठार यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, झूम खेती किस राज्य में की जाती है? तो झूम खेती मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में की जाती है, जिनमें असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश आदि शामिल है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में इसे बेवर के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग को ऑप्शन में असम दिया गया था, इसलिए आप लोग का यहाँ पे असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी देख लेते हैं, उड़ीसा में क्या बोला जाता है इसको? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पोन्नू कहा जाता है, मध्य प्रदेश में बेवर कहा जाता है, केरल में पूनम कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में दीपा कहा जाता है, और महाराष्ट्र में इसको दाही या कुमारी कहा जाता है। इसके अलावा इसे स्लैश एंड बर्न यानी स्लैश एंड बर्न खेती भी कहते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की कौन से जिले की जनसंख्या सबसे कम थी? तो 2011 की जनगणना में लक्षद्वीप की कुल जनसंख्या 64,473 थी, जिनमें लक्षद्वीप के द्वीपों में सबसे छोटा जिला जो कि बिट्रा है, जिसकी जनसंख्या 271 व्यक्ति थी। तो आप लोग का यहाँ पे बिट्रा जिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग को ऑप्शन में दिया गया था बिट्रा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गुप्त वंश के बाद राष्ट्रकूटों ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो गुप्त वंश के बाद राष्ट्रकूटों ने मुख्य रूप से दक्षिण भारत यानी दक्कन के क्षेत्र में शासन किया था। उनकी राजधानी मान्यखेत थी, जो कि वर्तमान में भी कर्नाटक में है। तो आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर दक्षिण भारत हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 के मानव विकास सूचकांक यानी HDI में भारत का स्कोर कितना था? तो 0.685 रहा था। तो आप लोग का 0.685 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मोहनजोदड़ो में मिली नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किस धातु की बनी थी? तो कांस्य की बनी हुई थी। तो आप लोग का यहाँ पे ब्रॉन्ज यानी कांस्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह मूर्ति लगभग 4500 वर्ष पुरानी है और इसे लास्ट वैक्स यानी लोस्ट वैक्स तकनीक से बनाया गया था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर में किसी भी उत्तर या
टेक्स्ट लिखने के लिए इनपुट किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो ये कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं, तो आप लोग का यहाँ पे कीबोर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह मानने के लिए बाध्य है या नहीं? तो देख लेते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति बाध्य है या नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्य के निष्पादन में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। राष्ट्रपति चाहे तो सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को लौटा सकते हैं, लेकिन यदि वही सलाह दोबारा दी जाए तो राष्ट्रपति को उसे मानना अनिवार्य पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग का हाँ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो मानने के लिए बाध्य होंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1813 भारत शासन अधिनियम के तहत क्या आया था? ऑप्शन ए में था रेलवे, बी में था बाल श्रम निषेध, सी में था विज्ञान के क्षेत्र या व्यापक सिद्धांत। तो आप लोग यहाँ पे विज्ञान के क्षेत्र या व्यापक सिद्धांत आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में। 1813 भारत शासन अधिनियम जो कि चार्टर एक्ट था, इसके तहत विज्ञान के क्षेत्र में प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार भारतीय साहित्य और विज्ञान के प्रचार, विकास और अनुसंधान के लिए साल 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गूगल वेब ब्राउजर में कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो गूगल वेब ब्राउजर क्रोम में कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग अगली टैब यानी नेक्स्ट टैब पर जाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसका नेक्स्ट टैब करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस शॉर्टकट से आप खुले हुए टैब से दबाएं और एक एक करके स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बृहद हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? तो बृहद हिमालय को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है, जिसमें महान हिमालय भी जानते हैं इसको, ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, मुख्य हिमालय, आंतरिक हिमालय। लेकिन आप लोग को ऑप्शन में आंतरिक हिमालय दिया था, इसलिए आप लोग का यहाँ पे आंतरिक हिमालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के भाग 4 में नहीं था? तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर, हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में सभी को सीखना, ये नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत में नहीं आता है, इसलिए आप लोग का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं डीपीएसपी में क्या क्या आता है। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल है। इसके मुख्य रूप से सामाजिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय नीति से जुड़े हुए निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन यहाँ पे मिलेगा, ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा, पर्यावरण संरक्षण किया जाएगा, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाएगा और विदेश नीति यहाँ पे शामिल है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि देख लेते हैं, जिसका उत्तर है हिंदी भाषा से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 351 में है, लेकिन वह नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा नहीं है, इसलिए आप लोग का हिंदी भाषा सिखाना आप लोग का नीति निर्देशक तत्व नहीं होता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सशस्त्र सेना यानी भारतीय सेना ने 2025 में कितने नंबर का राष्ट्रीय सेना दिवस यानी इंडियन आर्मी डे मनाया गया था? तो ये 77वां मनाया गया था, तो आप लोग का 77वां करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 में सुरक्षा दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? तो 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी नेशनल सेफ्टी डे की 54वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, तो आप लोग यहाँ पे 54वीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बार यह दिवस 4 मार्च 1972 को मनाया गया था, इसलिए 2025 में इसका 54वां आयोजन हुआ था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान हैदराबाद को भारत में विलय न करके क्या बनाना चाहते थे? तो वह एक स्वतंत्र रियासत बनाना चाहते थे, तो आप लोग यहाँ पे स्वतंत्र रियासत करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि उत्तर पश्चिम राजस्थान में ऊंट पालकों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? तो आप लोग का ऑप्शन में था, पहला में टप्पा, दूसरा में था ध्रुपद, तीसरा में था ख्याल और चौथा में था ठुमरी। तो इसका करेक्ट आंसर टप्पा हो जाएगा। जो टप्पा है उत्तर पश्चिम राजस्थान में ऊंट पालकों द्वारा यह गीत को गाया जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित किए थे? तो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किए थे, तो आप लोग का इसका अंग्रेजी भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे एक केसरी नामक समाचार पत्र भी जो कि शुरू किए थे, ये मराठी भाषा में शुरू किए थे, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, समकालीन कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता यानी मूल राग कितने होते हैं? तो 72 मेलकर्ता को 2 भाग में बांटा गया है, पहला है सुधा माध्यम और दूसरा यहाँ पे प्रति मध्यमा में विभाजित किया गया है। इस 72 मेलकर्ता राग में 12 समूह है जिन्हें चक्र कहा जाता है, तो आप लोग यहाँ पे 72 मेलकर्ता यानी 72 मूल राग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत सरकार ने हथियार खरीदने वाले देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस बैंक का इस्तेमाल किया है? तो रूस से हथियार के मामले में भारत सरकार ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक यानी एक्सिम बैंक के माध्यम से छूट यानी सस्ता और लंबी अवधि का कर्ज देने का फैसला लिया है, क्योंकि इसका अधिकांश भारतीय बैंक ऐसे सौदे के लिए लेन देन के हिचकिचाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे एक्सिस बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अहमद सरहिंद ने किस वंश के शासक को मोहम्मद साहब का वंश बताया था? तो अहमद सरहिंद ने मुगल वंश के शासकों को मोहम्मद साहब का वंशज यानी सैयद या पैगंबर मोहम्मद के वंशज से बताया था। उन्होंने मुगल सम्राट के शासन के इस्लामी परंपरा से जोड़ने के लिए यह दाव किया था। तो आप लोग यहाँ पे मुगल वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन यानी एनटीटीएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय तकनीक वस्त्र मिशन यानी एनटीटीएम का मुख्य उद्देश्य भारत को तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनाना है। यह मिशन तकनीकी वस्त्रों के उद्यान के लिए बेहतर माहौल बनाने और इस क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए इसे बनाया गया है। तीन में से आप लोग का जो ऑप्शन में दिया गया होगा उसके अनुसार सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2030 तक भारत की कितने प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्र में रहेगी? तो 40% रहेगी। तो आप लोग का यहाँ पे 40% करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ताप्ती नदी का उद्गम किस पर्वत श्रृंखला से होता है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से होता है। तो आप लोग का सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो मध्य प्रदेश के जैतूल जिले के मुल्ताई स्थान पर स्थित है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2025 के लिए वैश्विक आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना कर दिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने वर्ष 2025 के लिए वैश्विक आर्थिक वृद्धि अनुमान ये 2.8% लगाया है। तो आप लोग का 2.8% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात यानी एक्सपोर्ट के दावा देने के लिए कृषि क्षेत्र में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख यहाँ पे कई कार्यक्रमों की नीतियां शुरू की हैं। तो चलिए देख लेते हैं कितने किए हैं। यहाँ पे पहला है कृषि निर्यात नीति, जो कि 2018 था। यह नीति किसानों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जोड़ने और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। यहाँ पे एक एपीडा था, जो कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण जो प्रमाणीकरण, बाजार सूचना, निर्यात संवर्धन और क्षमता निर्माण जैसे कार्य करता है। यहाँ पे तीसरा था ई नाम, जो कि डिजिटल राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म, जिसे किसान को पारदर्शी और बेहतर मूल्य मिल सके। तो आप लोग को ऑप्शन में ई नाम दिया गया था, इसलिए आप लोग यहाँ पे ई नाम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 22 से 24 अक्टूबर को 16वें वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के कनाज में आयोजित किया गया था। तो आप लोग का यहाँ पे कनाज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं अस्टा फैक्ट में, जो 2025 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, जो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन 6 से 7 जुलाई 2025 तक होगा, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पूजा शर्मा को बीसीसी की 100 प्रेरणादायक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में किस लिए शामिल किया गया है? तो देख लेते हैं इनको किस लिए यहाँ पे शामिल कर लिया गया है। इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि उन्होंने दिल्ली में 4000 से अधिक लावारिस और बेनामों शवों का अंतिम संस्कार किया है। उन्होंने सामाजिक परंपराओं और रूढ़ियों को तोड़ते हुए यह कार्यक्रम किया, जो आमतौर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है, और सभी धर्मों के मृतक को समान जनक वहाँ पे अपनाए संस्कार लास्ट संस्कार किए थे। तो इसलिए यहाँ पे इनको बीसीसीआई द्वारा इनको यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति चुना गया था। तो इनमें से जो आप लोग का करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग देख लीजिएगा। इसका तो मुझे एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिल पाया है क्या दिया गया था, लेकिन यहाँ से हम इनके बारे में बता दिए हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, औरंगजेब के कब्र खोदने के संबंध में हाल ही में कहाँ विद्रोह हुआ है? तो औरंगजेब की कब्र खोदने यानी हटाने के संबंध में हाल ही में महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर यानी जो अभी पूर्व और औरंगाबाद के जिले में विद्रोह और यहाँ पे प्रदर्शन हुआ था। तो आप लोग का यहाँ पे
संभाजीनगर जो महाराष्ट्र दिया गया था, तो आप लोग यहाँ पे महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का यहाँ पे 180 देशों में से 96वां स्थान रहा था। आप लोग का 96वां स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही जबकि 2023 में भारत का स्थान 93वां था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वेटलैंड वेटलैंड डे 2025 यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2025 पर भारत से किनको आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारत की जयश्री वेंकटेशन को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो आप लोग का जयश्री वेंकटेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेन्नई में स्थित केयर अर्थ ट्रस्ट की यह सह संस्थापक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं इसका एक्स्ट्रा फैक्ट में, विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो कि 2025 का, इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की सुरक्षा थी, यानी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। इसका यहाँ पे थीम रखा गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके परामर्श पर की जाती है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आप लोग यहाँ पे राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था जिसने 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी उसके पुत्र बिंदुसार थे। तो आप लोग यहाँ पे बिंदुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य पर शासन किया था। तो आप लोग यहाँ पे बिंदुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ से, क्योंकि मौर्य वंश से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो इन सभी शासकों को देख लेते हैं। फर्स्ट में थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने 322 से 297 ईसा पूर्व तक शासन किए। दूसरा पे थे बिंदुसार, जिन्होंने 297 से 273 ईसा पूर्व तक शासन किए। फिर यहाँ पे तीसरा में थे अशोक महान, जो कि 268 से 232 तक शासन किए। फिर थे यहाँ पे चौथा दशरथ मौर्य, जो कि 232 से 224 तक शासन किए थे। पांचवा थे यहाँ पे संप्रति मौर्य, जो 224 से 215 ईसा पूर्व तक शासन किए। यहाँ पे छठा थे सालिसुक, यहाँ पे सालिसुक थे, जो कि 215 से 202 ईसा पूर्व तक शासन किए। सातवां में थे देववर्मन मौर्य, जो कि 202 से 195 ईसा पूर्व तक शासन किए थे। यहाँ पे आठवां थे सतधावन मौर्य, जो कि 195 से 187 ईसा पूर्व तक शासन किए थे। और नौवां थे, जो कि लास्ट थे, बृहदरथ मौर्य, जो कि 187 से 185 ईसा पूर्व तक शासन किए थे। तो यहाँ पे आप लोग 9 शासक का यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस जीव में स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार की पोषण पाए जाते हैं? तो ये जीवाणु में भी पाया जाता है, और जो कि पिट्रस प्लांट में भी पाया जाता है, और यूग्लिना में भी पाया जाता है। लेकिन आप लोग को ऑप्शन में यूग्लिना दिया गया था, इसलिए आप लोग का यहाँ पे यूग्लिना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूग्लिना में क्लोरोफिल होता है, जिससे यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है, जो कि स्वपोषी होता है इसलिए। लेकिन जब प्रकाश इसे नहीं मिलता है, तो यह अन्य जीवों से भोजन अपना प्राप्त कर लेता है, इसलिए परपोषी भी हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पे यूग्लिना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को ब्रिटिश सरकार को दे दिया गया था? तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था। इस अधिनियम के तहत कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया था। तो आप लोग यहाँ पे 1858 भारत शासन अधिनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उड़ीसा में बुद्ध की कौन सी गुफा है? तो उड़ीसा में बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पे कई गुफाएं हैं, जो कि देख लेते हैं। यहाँ पे पहले में उदयगिरी बौद्ध गुफा है, ललितगिरी बौद्ध गुफा है, फिर यहाँ पे तीसरा भी है रत्नगिरी बौद्ध गुफा है, जिन्हें डायमंड या ट्रायंगल भी कहा जाता है। तीनों चारों में से जो भी आप लोग ऑप्शन में दिया गया होगा उसके अनुसार है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका भी मुझे एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिल पाया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। जो बौद्ध धर्म से यहाँ पे संबंधित है गुफाएं, उदयगिरी की बौद्ध गुफाएं हैं, फिर यहाँ पे ललितगिरी की बौद्ध गुफा है और रत्नगिरी की बौद्ध गुफाएं हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो माजुली द्वीप असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। तो आप लोग का यहाँ पे माजुली द्वीप जो है पूछा था किस नदी पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो आप लोग का ब्रह्मपुत्र नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो सकता है आगे के शिफ्ट में पूछ लिया जाए कि माजुली द्वीप है ये किस राज्य में स्थित है, तो असम में स्थित है। ये भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी
एनएचआरसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी रामा सुब्रमण्यम है। तो आपको लोग का यहाँ पे रामा सुब्रमण्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 30 दिसंबर 2024 को पदभार अपना यहाँ पे ग्रहण किए थे और ये अरुण कुमार मिश्रा का स्थान लिए थे। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। आयोग के सदस्य और अध्यक्ष दोनों 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो वो अपने पद पर बने रहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उड़ीसा में 24 तीर्थकों से संबंधित कौन सा शिलालेख है? तो उड़ीसा में उदयगिरी और खंडगिरी गुफा में पाया गया हाथी गुफा शिलालेख जैन धर्म के 24 तीर्थकों से संबंधित है। तो आप लोग यहाँ पे हाथी गुफा अभिलेख करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एमएस एक्सेल में रेफ त्रुटि कब आती है? तो त्रुटि तब आती है जब कोई सूत्र किसी ऐसे सेल या सेल रेंज को संदर्भित करता है जो अब मौजूद नहीं है या अमान्य हो गया है। ऐसे अक्सर तब होता है जब कई सेलों में पंक्ति या स्तंभ हटा दिया जाता है या कोई डेटा पेस्ट करने के कारण सूत्र में सेल का संदर्भ बदल जाता है। तो इनमें से आप लोग का जो ऑप्शन दिया गया होगा उसके अनुसार यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने एमएस एक्सेल में जो रेप होता है त्रुटि कब आता है इसके बारे में यहाँ पे बता दिया। इसका तो एक्शन यहाँ पे ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया था, तो आप लोग देख लीजिएगा यहाँ से। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एमएस वर्ड में Ctrl+H शॉर्टकट की का उपयोग क्यों करते हैं? तो Ctrl+H शॉर्टकट की का हम लोग उपयोग मुख्य रूप से फाइंड एंड रिप्लेस के लिए करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर फाइंड एंड रिप्लेस हो जाएगा, यानी किसी शब्द या वाक्यांश को खोजकर उसे दूसरे शब्दों में बदलने के लिए इसका किया जाता है। खास करके एमएस वर्ड और अन्य टेक्स्ट एडिटर में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ टू रिमूव वाटरमार्क इन एमएस वर्ड? तो देख लेते हैं यहाँ पे कैसे रिमूव किया जाता है वाटरमार्क को। सबसे पहले वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलते हैं, मेनू बार में डिजाइन टैब पर हम लोग जाते हैं, फिर वाटरमार्क विकल्प पर हम लोग क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद लिस्ट में सबसे नीचे रिमूव वाटरमार्क पर क्लिक करते हैं। इतना करते ही डॉक्यूमेंट का वाटरमार्क समाप्त हो जाता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 के जर्मन डाटर्स ग्राफी यानी इसका किताब किसने जीता था? तो देख लेते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया था 2025 के जर्मन डाटर्सग्राफी का किताब किसने जीता है? तो ये आयोजन 19 से 21 अप्रैल 2025 को म्यूनिक के कल्थर हेल जेनिथ में हुआ था, जिसमें 48 खिलाड़ियों ने हमें भाग लिया था। इस बार माइकल वैन गेवर ने फाइनल में जियान वान विन को 8-5 से यहाँ पे उनको हरा दिया था और यह चौथी बार खिताब जीत लिया था। तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर माइकल वैन हो जाएगा, क्योंकि माइकल वैन ने ही एक किताब को जीत लिए थे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन भारत में नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है? तो यहाँ पे भारत में नागरिकता प्राप्त करने का 5 तरीका है। तो 5 तरीका को देख लेते हैं। पहला यहाँ पे जन्म से, दूसरा है वंशानुक्रमण द्वारा, तीसरा पंजीकरण द्वारा, चौथा है देशीयकरण द्वारा और पांचवा है भारत में किसी क्षेत्र के समकालीन भूमि का विस्तार करके द्वारा। तो इन चारों में से 3 तो दिया गया होगा लेकिन एक नहीं दिया गया होगा, तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 74वां संविधान संशोधन से पूछा गया था। तो देख लेते हैं किससे संबंधित है। तो 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकायों यानी नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसका उद्देश्य नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देना, शहरी क्षेत्र में सत्ता एवं विकेंद्रीकरण करना और उन्हें 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों के लिए अधिकार और उत्तरदायित्व सौंपना होता है। तो इसका नगर पालिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 74वां संविधान संशोधन है नगर पालिका से संबंधित है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे न्यायिक समीक्षा का अर्थ बता देते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होता है, न्यायिक समीक्षा का अर्थ है न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके द्वारा विधायिका यानी संसद या विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका सरकार के आदेशों के संवैधानिक की जांच करती है। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विरुद्ध पाया जाता है तो न्यायालय उसे अमान्य घोषित कर सकता है। तो इसका हमें ऑप्शन तो नहीं मिल पाया, लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया था क्वेश्चन न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे न्यायिक समीक्षा का अर्थ हमने बता दिया है। तो आप लोग देख लीजिएगा इसमें से क्या आप लोग को ऑप्शन दिया गया था। तो आज हमें दोस्तों के द्वारा इतना ही प्रश्न मिल पाया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।